अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल तेरी आरज़ू में खाक हुए की एपिसोड 10, जिसको आपके लिए लिखा है कवन अकरम ने। तो चलते हैं एपिसोड की तरफ। इस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। उसकी आँख खुली तो उसे खुद पर बोझ सा महसूस हुआ। मुंदी मुंदी आँखें खोलकर देखा तो उसके चेहरे के बिल्कुल सामने एक मर्दाना चेहरा था। लाशऊर ने शऊर तक का सफ़र तय किया तो वो यकटक उस चेहरे को देखने लगी, जो सूरत का ही नहीं सीरत का भी अच्छा था। रात को उसकी बातों ने उसे काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया था और तभी वो अब सुकून से उसे देख रही थी। गोरा रंग, भिचे लब, माथे पर बिखरे काले बाल, तीखी खड़ी नाक, मासूमियत सी चेहरे पर बिखेरे वो उसे सोया हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई थी। ये वजीब मर्द उसका था और हमेशा के लिए था। पहले वो ये सोच कर फिक्रमंद थी कि अगर अफरासियाब के दिल में लाइबा हुई तो वो क्या करेगी, मगर रात को अफरासियाब की बातों से वो मुतमईन हो गई थी। कितने ही पर उसे निहारने के बाद शानज़े ने उसके माथे पर बिखरे बाल हटाए थे। बालों को समेटा तो उसकी कुशादा पेशानी वाज़ेह हुई, जहाँ बल पड़े हुए थे, जो उसकी नींद में भी नागवारी को जाहिर कर रहे थे। उसने उंगली उसके माथे पर फेरते उसके बाल हटाना चाहे, जो आराम से मिट गए। वो ज़ेर लब मुस्कुराई थी। क्यूट। उसके गोल फेस कट और बियर्ड को देखती वो ज़ेर लब बड़बड़ाई थी। इतनी दूर से कैसे पता चल रहा है कि मैं क्यूट हूँ? पास आकर देखो ना। नींद के खुमार में डूबी आवाज़ सुनकर शान से एकदम से उछली थी। इससे पहले कि वो पीछे होती, अफरासियाब का बाजू उसकी कमर में हायल हुआ था। मैंने तो क्यूट नहीं कहा, वो बौखलाई थी। अच्छा, तो फिर क्या कहा? अफरासियाब ने नरमी से उसकी मनमोहने हल्के गंदमी चेहरे को देखते हुए पूछा तो वो सटपटाई। कुछ नहीं कहा, वो नज़र चुराती बोली। अच्छा बताओ, तुम्हें मैं कैसा लगा? उसने दिलचस्पी से शानज़े के चेहरे पर बिखरे हया के रंगों को देखते पूछा। अच्छे हैं, वो हकला कर बोली थी कि उसकी नज़रें वो खुद के चेहरे पर रक्स करती महसूस कर रही थी। और मुझे तुम बकरी लगी, वो शरारत से बोला था। मैं बकरी? वो सदमे से गंग बस यही बोल पाई। अफरासियाब उसके हमनक बने चेहरे को देखता बेसाख्ता कहका लगा उठा। मेरी बकरी। अफरासियाब ने मेरी पर जोर देते कहा तो उसकी शरारत समझती नजरें झुका गई। फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद वो उसे आज़ाद करके उठा था। क्या आज का फंक्शन होगा? शानज़े ने पूछा तो वो नफ़ी में सर हिला गया। तो क्या मैं कॉलेज जाऊँ? शानज़े ने इजाज़त चाही, मगर वो एक बार फिर नफ़ी में सर हिला गया। 1-2 दिन रुक जाओ, फिर मैं खुद तुम्हें छोड़ आया करूँगा। अफरासियाब ये कहकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो आज लेट उठा था और अपने लेट उठने पर खुद भी हैरान हुआ था। वो कपड़े लेकर फ्रेश होने जा चुका था, जबकि शानज़े अब ड्रेसिंग रूम से अपने लिए जोड़ा निकाल रही थी। शानज़े ने सुर्ख रंग का कॉटन का कामदार सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत पुरकशिश लग रही थी, जबकि अफरासियाब ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, जिसमें वो वजीर लग रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों फ्रेश से एक साथ नीचे उतर रहे थे। मरियम बेगम ने उनको एक साथ देखते दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारी थी कि वो दोनों एक दूसरे के संग बहुत अच्छे लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने वहाँ आते सबको मुश्तरका सलाम किया। अफरासियाब तो कुर्सी पर बैठ गया, जबकि वो फ़र्दन सबसे प्यार लेने लगी। अफरासियाब को उसके हुस्न अखलाक ने मुतासिर किया था। सभी मेहमान सुबह 8 और 9 के दरमियान ही घरों को लौट गए थे कि वलीमे का फ़ंक्शन कैंसिल कर दिया गया था और पीछे उनके काम का हर्ज हो रहा था। सभी लेट उठे थे, तभी अब नाश्ता करने लगे थे। सबसे मिलने के बाद शान से अपनी जगह पर बैठने लगी, जब इरहा को वहाँ से गैर मौजूद पाया। उसने सबकी तरफ निगाह दौड़ाई तो सबको मसरूफ़ पाया। इरहा आप ही नहीं नाश्ता करेंगी? उसने सादगी से पूछा था, जिस पर बाकी सब तो खामोश रहे थे, मगर फौजिया बेगम ने माथे पर बल बढ़ाए थे। उस नाहंचार का नाम भी मत लो। इतना सब कुछ करने के बाद शुक्र है उसे इस घर में बर्दाश्त करें हैं, कुजा के साथ बिठा कर खिलाएं। मनहूस मारी ने मेरी बच्ची का दिल तोड़ दिया। फौजिया खातून ने बग़ैर हिचकिचाहट के शानज़े के सामने इरहा की ज़ात को रोंदा था। ये आप कैसी बातें कर रही हैं दादी? वो साक़े माफ़, मगर वो भी मिरहा की तरह आपकी पोती हैं और जैसी वो हैं, इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं। उन्होंने जो कुछ किया वो मिरहा भाभी की खुशी के लिए किया और मैं तो उनके हौसले की कायल हो गई हूँ। वो हम में से नहीं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें हमारे साथ बैठने का भी हक़ नहीं। औरत या मर्द के नहीं, इंसान के पलड़े में तोलें उन्हें, क्योंकि दिल तो वो भी रखती हैं
जिससे आपकी बातें चिकनाचूर कर देती हैं। आप सब बैठिए, मैं उन्हें खुद लेकर आती हूँ। संजीद किसी कहकर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। जहाँ मरियम बेगम और अफराज साहब के होठों पर मुस्कुराहट छाई थी, वहीं फौजिया खातून मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाई थी। अलबत्ता मुराद साहब खामोश रहे थे। वो इरहा के कमरे के बाहर खड़ी दस्तक दे रही थी। अंदर से इजाज़त मिलने की आवाज़ पर वो अंदर दाखिल हुई तो वो सामने ही खिड़की के पास खड़ी बाहर जाने क्या देख रही थी। उसे लगा था कि मुलाजमा होगी, मगर फिर शानसी की आवाज़ पर वो ठटक कर पलटी, जो उसे देख कर मुस्कुरा रही थी। इरहा को लगा वो उस पर हंस रही है, तभी जल्दी से रुख मोड़ गई। आप यहाँ क्यों आई हैं? इरहा ने सपाट लहजे में पूछा था। आप मुझसे बड़ी हैं आपे, आप मुझे तुम कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। शानज़े ने उसके करीब रुकते हुए सादगी से कहा। मेरे बड़े भाई की बीवी हैं आप, उम्र में ना सही मगर रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। इरहा ने संजीदगी से कहा तो वो मुस्कुराई। हाँ, मगर आपके भाई की बीवी होने से पहले हम अच्छे दोस्त बन गए थे। आप मुझे तुम ही कहें, या आप जनाब की तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, और मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई हूँ। इरहा ने उसके पहले सवाल का जवाब भी साथ ही दे दिया था। तुम्हें मुझसे नफ़रत नहीं हो रही मेरी हकीकत जानकर, और जो मैंने अर्शमान के साथ किया? इरहा ने उसके लहजे की नरमी पर उसकी तरफ पलटते हुए पूछा था। लहजे में हैरत नुमाया थी। नफ़रत क्यों? आप इंसान हैं और आपको भी जीने का हक़ है। कम ज़र्फ़ होता है वो शख्स जो तीसरी जिन्स वालों से कराहियत महसूस करे या उनसे नफ़रत करे, और मैं कम ज़र्फ़ नहीं हूँ। आप मुझे उतनी ही अजीज़ हैं जितनी मिरहा भाभी। और रही बात अर्शमान भाई की, तो जो हुआ वो उनकी किस्मत में लिखा था। आपने जो किया अर्शमान भाई और मिरहा भाभी की खुशी के लिए किया, तो मैं इस बात के लिए आपसे नाराज़ क्यों हूँ? मुझे आपसे कोई गिला नहीं, ना ही आपसे नफ़रत है, क्योंकि आपको इसी खुदा ने बनाया है जिससे मुझे, बल्कि मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त पहले से भी मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है आप बहुत कुछ सहकर यहाँ तक पहुँची हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। शानज़े ने उसका हाथ थाम कर मोहब्बत व क़ीदत से कहा था, और आखिर में उसके हाथ को चूम लिया था। उसकी मोहब्बत व चाहत पर इरहा की आँखें नम हुई थीं। शानज़े ने नफ़ीम सर हिलाते उसके आंसू साफ़ किए थे। अब चलें? शानज़े ने पूछा तो वो सर हिलाती उसके हमकदम हुई। वो दोनों नीचे आईं तो सबकी नज़र उन पर उठी। अफराज से आप मुस्कुराया था, जबकि मरियम बेगम इरहा की जानिब बढ़ीं। ठीक हो ना तुम? उनके लहजे में ममता के रंग थे, जिसे महसूस करके इरहा मुस्कुराई थी और इस बात में सर हिलाया था। खुश रहो। मरियम बेगम ने उसे गले से लगाया तो फौजिया खातून ने नखुवत से उन्हें देखा, जबकि मुराद साहब की नज़रें इरहा पर टिकी थीं, जिसे वो आज पहली बार गौर से देख रहे थे। उन्होंने तो कभी उस पर सरसरी सी नज़र भी डालना गवारा नहीं की थी, मगर आज देखने पर उन्हें उससे एहसास हुआ था कि वो तो दूसरी मिरहा थे, बिल्कुल उसी की जैसी, मगर उससे भी ज़्यादा मासूम, और इस मासूम को वो हमेशा नफ़रत व हकारत से धुतकारते आए थे। ये सोच आते ही उनके दिल को धक्का सा लगा था, और उन्होंने बेसाख्ता उस पर से नज़रें हटाई थीं। अब लाड प्यार ख़त्म हो गया हो तो नाश्ता करें, फौजिया खातून ने तलखी से कहा तो वो शानज़े के सर पर हाथ रखते उन्हें साथ लिए डाइनिंग टेबल तक आईं। वो तो माँ थी, कैसे अपनी औलाद से दूर रह सकती थीं? उनकी ममता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी औलाद अधूरी है या मुकम्मल नहीं। वो उनकी औलाद थी, उनके वजूद का हिस्सा, जिसे उन्होंने अपने खून से सेंचा था। वो कैसे अपने ही वजूद के हिस्से को धुतकारतीं या नफ़रत करतीं? उनकी ममता ये गवारा नहीं करती थी। वो अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा मोहब्बत इरहा से करती थीं। बेशक वो सबके सामने एलानिया नहीं कहती थीं या जताती नहीं थीं, मगर उनका दिल और उनका रब जानता था कि वो इरहा के बगैर अगली सांस भी ना ले पाती। अगर सारी दुनिया एक तरफ होकर इरहा के ख़िलाफ़ भी हो जाती, तब भी वो इरहा के साथ खड़ी होती। नाश्ता खामोशी से किया गया था। इरहा नाश्ते के दौरान फौजिया खातून की छुपती नज़रें खुद पर महसूस करती रही थी, मगर दिल कड़ा किए बैठी रही। सबसे पहले मुराद साहब उठ कर गए थे कि इरहा का चेहरा देखकर वो बेसुकूनी का शिकार हो रहे थे, या शायद ये बेसुकूनी हमेशा ही से उनके नसीब में थी। नाश्ते के बाद इरहा अपने कमरे में चली गई थी। अफरासियाब कुछ देर के लिए ऑफिस जा रहा था, तो वो अपने कमरे से बैग वगैरह लेने चला गया। मरियम बेगम ने शानज़े को भी उसके पीछे ही कमरे में भेजा था, जबकि फौजिया खातून और मुराद साहब लाउंज में बैठे जाने किस मौजू पर बात कर रहे थे। वो कमरे में आकर अपना ऑफिस बैग तैयार कर रहा था जब शानज़े कमरे में आई। उसे मसरूफ़ देखकर उसने साइड टेबल पर मौजूद उसका वॉलेट और घड़ी उठाई और उसके करीब आई। अफरासियाब ने उसे देखते उसके सामने हथेली फैलाई थी।
शानज़ी ने उसका वॉलेट उसे थमाया और उसे घड़ी पहनाने लगी, जबकि अफरासियाब की निगाहें उसके सरापे से उलझ रही थीं। तुम्हारे सेकंड पार्ट के पेपर्स कब हैं? अफरासियाब ने मसरूफ़ से लहजे में पूछा था। 2 माह बाद, मुख्तसर सा जवाब देती वो भी मसरूफ़ ही थी। माइंड सेट कर लो, तुम्हारे पेपर्स के बाद हम अपनी मैरिड लाइफ शुरू करेंगे। अफरासियाब ने संजीदगी से कहा तो वह हमन्नक बनी उसे देखने लगी। मगर रात को तो आपने कहा था कि उसको घूर कर देखती वो रात की बात याद दिलाती बात अधूरी छोड़ गई थी। अफरासियाब की गहरी निगाहें उसी पर जमी थीं। यही सही उम्र होती है और फिक्र मत कर, बच्चे मैं संभाल लूँगा, तुम जितना चाहे पढ़ना। अफरासियाब ने उसे फ्री हैंड दिया तो वो सटपटा गई। अगर लाइबा भी वापस आईं तो क्या आप उनकी तरफ लौट जाएंगे? शानज़ी ने जाने क्या सोच कर पूछा था, मगर उसके सवाल पर अफरासियाब के चेहरे पर संजीदगी ने बसेरा किया था। जब वो आएगी तब देखी जाएगी, तुम उस बारे में सोचो जो मैंने कहा है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अफरासियाब उसका गाल थपथपा कर कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि वो वहीं खड़ी रह गई थी। उसने इकरार नहीं किया था तो इनकार भी नहीं किया था, और यही बात उसके दिल में अटक कर रह गई थी। रात को उसने कहा था कि उसे लाइबा से मोहब्बत नहीं, फिर अब उसके पूछने पर 2 टोक इनकार क्यों नहीं किया कि अगर लाइबा आ भी जाए तो वो उसकी तरफ नहीं पलटेगा। मुख्तलिफ सोचें उसके जहन को परगंदा कर रही थीं। ऐसा नहीं था कि वो अपनी बहन से जेलस हो रही थी, बल्कि वो अपनी ज़ात को लेकर परेशान हो गई थी। जिस तरह एक नियाम में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे ही एक शख्स के निकाह में 2 बहनें नहीं रह सकती। तो क्या वो लाइबा के वापस आने पर उसे छोड़ देगा? दिल इस सोच के आते ही सिकुड़ कर रह गया था। एक ही रात में वो शख्स उसे अपना गर्विदा बना गया था, और अब ये सोच उसके दिल पे छुरे चला रही थी। बोझल दिल लिए वो वहीं बैठती इस बारे में सोचती चली गई, और जितना सोचती गई उतना ही उसका दिल उलझता चला गया। जिस वक्त उसकी आँख खुली दिन के 2 बज रहे थे। उसने गर्दन घुमाकर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, मगर कमरे में खामोशी थी। वो जलती आंखें मसलता कोहनियों के बल उठ बैठा, सर में हाथ फेर कर बालों को संवारा और एक बोझ झलने का कमरे पर डाली। वो कमरे में नहीं थी, इस बात का अंदाज़ उसे कमरे में छाए सन्नाटे से हो चुका था। वो कल सारी रात का जागा हुआ था, तभी उसकी आँख नहीं खुल सकी थी। मिरहा ने उसे उठाना भी मुनासिब नहीं समझा था। कसरमंदी से उठकर वो ड्रेसिंग रूम से ट्राउज़र शर्ट लेता बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक ही शर्ट में वापस आया था। शावर लेकर उसके आसाब कुछ पुरसकून हुए थे, और जलती आँखों को भी ठंडक का एहसास हुआ था। अलबत्ता दिलों दिमाग बोझल से थे। ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर उसने अपना जायज़ा लिया। आँखें कुछ सूजी हुई और सुर्ख सी थीं। एक हाथ की उंगलियों से आँखों को मसल कर उनकी सुर्खी छुपानी चाहिए, मगर नाकाम रहा। गहरा सांस भरकर वो कमरे से निकला और नीचे की तरफ बढ़ा। सामने ही लाउंज में रज़िया बेगम, अल्ताफ़ साहब और मिरहा बैठे बातों में मसरूफ़ थे, जबकि शाज़िल ऑफिस के लिए निकला हुआ था। मेहमान तो सभी जा चुके थे, तभी घर खाली खाली था। वो उनके करीब आता सबको सलाम करके मिरहा के करीब नशिस्त संभाल ले गया था, जबकि उसके यूं बेहद पास बैठने पर मिरहा खिसकने लगी थी, मगर अर्शमान ने उसका हाथ थाम लिया था। तुमने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? उसने मिरहा की सूनी कलाइयों को गौर से देखते पूछा था। गोरे रंग पर गहरी मेहंदी बाहर दिखा रही थी। सास ससुर के सामने उसकी बेबाकी पर वो ना चाहते हुए भी सटपटा गई थी। सुबह काजिब से वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, मगर अब वो सब कुछ भुलाए हुए था, जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि नई नवेली दुल्हन हो, खाली हाथ अच्छे नहीं लग रहे। रज़िया बेगम ने अर्शमान को नॉर्मल होते देखकर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया था। मैं बाद में पहनूंगी मामा, उसने झटके से हाथ छुड़वाते हुए संजीदगी से कहा था। उसके सर्द लहजे को वो महसूस कर गया था, मगर बोला कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ, रज़िया बेगम अर्शमान से कहते हुए उठ खड़ी हुई। मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। मिरहा भी तेज़ी से उठी थी, जिस पर वो सर हिला दी उसे साथ ले गई ताकि उसका दिल बहला रहे। तुम ठीक हो? उनके जाने के बाद अल्ताफ़ साहब ने नरमी से इस्तफ़सार किया था। उसकी आंखें उसका हाल दिल बयान कर रही थीं, और ये हाल कुछ अच्छा नहीं था। टुकड़ों में बटा दिल लिए मैं ठीक हूँ डैड, वो सहजाइया हंसा था। वक्त सबसे बड़ा मरहम है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अल्ताफ़ साहब को उसके लहजे का फीकापन दुखी कर गया था। वो उनका दायां बाजू था, उनका बड़ा और लाडला बेटा,
वो उसे टूटा बिखरा नहीं देख सकते थे। वक्त मरहम तो है, मगर वो ज़ख्मों का निशान छोड़ जाता है, और ये निशान ज़िंदगी भर याद दिलाते हैं कि वक्त ने कभी बहुत गहरा ज़ख्म दिया था और अब कुछ ठीक नहीं होगा। अगर कुछ ठीक होना होता तो सब कुछ ख़राब होता ही नहीं। मैं अपनी किस्मत के लिखे को कबूल कर चुका हूँ, मगर जो हुआ उसे भूल नहीं सकता। अर्शमान ने संजीदगी से कहा तो वो ताज्जुब से सर हिला कर रह गए। मोहब्बत के मामले में हर इंसान बेबस होता है, फिर चाहे महबूब में हज़ार बुराइयाँ ही क्यों ना हों। मैं तुम्हें यूं बेहाल नहीं देख सकता अर्श, संभालो खुद को, और इस बात को याद रखो कि इरहा ने तुम्हें मिरहा की सूरत एक बेहतरीन तोहफे से नवाजा है, जो उसकी ज़ात का निमुल बदल है। वो इरहा तो नहीं है, मगर इरहा का अक्स तो है। अल्ताफ़ साहब ने समझाया तो वो फीकेपन से मुस्कुराया। उसने शायद मेरा भला सोचा होगा, मगर नहीं जानती कि उसने मुझे दोहरी अज़ियत में धकेल दिया है। खैर, आप फ़िक्र मत करें, मैं मिरहा को खुश रखूँगा, कभी उसकी हक तलफ़ी नहीं करूँगा, अर्शमान ने मज़बूत लहजे में कहा। और मोहब्बत? अल्ताफ़ साहब ने संजीदगी से पूछा। रिश्ते में इज़्ज़त और एतमाद सबसे ज़रूरी होता है, और रही बात मोहब्बत की तो वो भी हो ही जाएगी, अर्शमान ने कहा तो वो सर हिला गए। उन्हें अपने बेटे पर यकीन था, वो किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता था। मुझे लगता है मिरहा नाराज़ है तुमसे, अल्ताफ़ साहब ने पुरजोर अंदाज में कहा। लगने की क्या बात है, वो सच में नाराज़ है, मगर मैं मना लूँगा, अर्शमान ने कहा तो अल्ताफ़ साहब उसे देखने लगे। एक ही रात में क्या काया पलट हुई कि तुम्हें उसकी नाराज़गी की फ़िक्र होने लगी। उनका अंदाज़ अब की बार तंज़िया था। वो खुश रहेगी तो इरहा खुश रहेगी, और इरहा खुश तो मैं भी खुश। अर्शमान ने कंधे उचकाए तो वो गहरा सांस भर गए। लाइबा का कुछ पता चला, अर्शमान ने मौजू बदलते हुए पूछा। पता उनका चलता है जो खो गए हम, वो तो खुद घर छोड़ कर गई है, वो भी अपनी ही शादी के दिन। मैंने फ़ोन किया था, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, अल्ताफ़ साहब ने अफसरदगी से कहा तो वो बोझल सी सांस हवा के सुपुर्द करता सोफ़े की बुर्ज से टेक लगा गया। नाश्ता? करीब से उभरती मिरहा की आवाज़ पर वो सीधा हुआ तो वो सामने टेबल पर नाश्ते की ट्रे रख रही थी। ऑफ हाफ फ्राई एग के साथ 2 पराठे रखे थे और साथ चाय का भाप उड़ाता मग। एक नज़र मिरहा के संजीदा चेहरे पर डालकर वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के दौरान रज़िया बेगम और मिरहा की बातों की आवाज़ आती रही थी और अल्ताफ़ साहब चुप हुए बैठे थे। वो नाश्ता कर चुका तो अल्ताफ़ साहब गोया हुए। हालात संभलते हैं तो वलीमा प्लान करेंगे, मगर आज तो मिरहा को उसके घर मिलवाने ले जाना, अल्ताफ़ साहब ने कहा तो उसने खामोश बैठी मिरहा को देखा। उसका चेहरा बेतासुर था, सपाट सा। जी ठीक है, मगर क्यों ना हम सब चलें, शांसे से भी मिल लेंगे, अर्शमान ने पूछा। जी बाबा, हम सब चलेंगे, मामा बाबा को बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले कि वो इनकार करते मिरहा बोल उठी थी। मगर बेटा, बगैर बताए अच्छा नहीं लगता, रज़िया बेगम ने इनकार करना चाहा था। दिल तो उनका भी था अपनी बेटी से मिलने का, मगर वो बेटी का ससुराल था। इसमें अच्छा ना लगने की क्या बात है, सब बहुत खुश होंगे, और रही बात बताने की तो मैं फ़ोन पर बता दूंगी, आप बस तैयार रहिएगा, मिरहा ने अटल अंदाज में कहा तो वो सर हिला गई। ठीक है, फिर मैं तैयारी कर लेती हूँ, शाम को चलेंगे, मिरहा ने उठते हुए कहा तो वो नरमी से उसे देखने लगी। इरहा की बाबत जानकर उनका कलेजा मुँह को आया था। एक माँ होने की हैसियत से वो मरियम बेगम की तकलीफ़ समझ सकती थी, जिसका कोई भी मदावा नहीं कर सकता था। अपने बेटे की आंखों में मौजन इरहा की जुनून भरी मोहब्बत देखकर वो एक लम्हे को दंग रह गई थी। एक पल को उन्हें भी इरहा पर गुस्सा आया था, मगर ठंडे दिमाग से सोचा तो वो उन्हें हक पर लगी थी। वो अर्शमान को बढ़ावा कैसे दे सकती थी, जबकि वो हकीकत जानती थी। उसने जो किया था अर्शमान और मिरहा दोनों के भले के लिए ही किया था। वो अर्शमान को कुछ नहीं दे सकती थी, मगर फिर भी बहुत कुछ दे चुकी थी। मिरहा कमरे में चली गई तो वो अर्शमान की जाने मुतवज्जा हुई। तुम ठीक हो ना बेटा, उन्होंने भीगे लहजे में उससे पूछा था। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें, हम लाइबा को भी जल्दी ढूंढ लेंगे, अर्शमान ने उन्हें साथ लगाते कहा था। अपना दिल भी बोझल सा था, मगर माँ की आंखों में वो आंसू भी नहीं देख सकता था। उसने एक बार भी हमारा नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि उसके माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, ना ये कि उसके पीछे हमारा क्या होगा। उसके किए पर शांसे को कुर्बानी देनी पड़ी। काश वो एक बार हम सब के बारे में सोच लेती, उन्होंने रोते हुए कहा था। वो जहाँ भी होगी हम उसे जल्द वापस ले आएंगे,
अल्ताफ़ साहब ने उन्हें तसल्ली दी थी, मगर उनका दिल बेहद डरा हुआ था। जितना वो अबराज पाशा के बारे में जान पाए थे, इतना तो समझ गए थे कि वो बहुत बुरा इंसान है और बुरे लोग कब क्या कर जाएं कुछ पता नहीं चलता। उन्हें लाइबा की फ़िक्र थी, जो मोहब्बत में इतना बड़ा और ख़तरनाक कदम तो उठा चुकी थी, मगर शायद अंजाम से बेनियाज थी। ऐसे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ख़ुद को संभालें मॉम। अर्शमान ने उनके आंसू पोंछे। तुम वादा करो कि उसे सही सलामत ले आओगे और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। अगर वो शादी भी कर चुकी हुई तो हम उस शादी को कबूल कर लेंगे, बस वो सही सलामत वापस घर आ जाए। रज़िया बेगम ने उसका हाथ थामते हुए दोनों को देखकर कहा तो वो सर हिला गए, जबकि लाइबा को सोचकर अल्ताफ़ साहब का दिल काँपा था। अबराज पाशा जैसे लोग लड़कियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं और इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। वो लाइबा की हिफाजत के लिए दुआगो थे कि अब खुदा ही उनका सहारा था। बिल्कुल कोई उसे कुछ नहीं कहेगा, बस वो सही सलामत वापस आ जाए। अर्शमान ने उन्हें यकीन दिलाया तो वो कुछ पुरसुकून हुई। तुम इरहा के पास जाओ, वो भी नहीं है इस घर में, झिझक रही होगी। रज़िया बेगम ने उसे कमरे में जाने को कहा तो वो उन्हें रोने से मना करता सीढ़ियों का रुख कर गया। रज़िया बेगम और अल्ताफ़ साहब ने अपने बच्चों की खुशियों की दुआ मांगी थी। वो सारी रात रोती रही थी। एक पल को भी उस वहशी दरिंदे ने उस पर रहम नहीं खाया था। उसकी मुसलसल मज़ाहमत पर वो बिफर कर उसे पहले से ज़्यादा तकलीफ़ दे गया था। सारी रात अबराज पाशा ने उसकी रूह को झुलसाते उसके जिस्म और रूह पर गहरे ज़ख्म छोड़े थे। अपने मरने की दुआएं करती वो बेजान सी हुई थी, मगर जान नहीं निकली थी। वो तो उसकी इज़्ज़त और हुर्मत उजाड़ कर सुकून से सो गया था, मगर वो अपनी बेबसी और अपने लुटने पर मातम करती रोती रही थी। उसका दिल पछतावा मुँह में घिरा था, जबकि आंखें आंसू बहा रही थीं। सुबह के 9 बज गए थे और वो अब तक फटे कपड़ों में एक ही जगह बैठी हुई थी। अब तो उसका जिस्म भी अकड़ने लगा था, जबकि आंखों की जलन हद से सवा थी। उसके रोने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। तभी अब मुसलसल बेजार होता वो उठ बैठा था। कौन सी क़यामत आ गई है जो टसवे बहा रही हो? तुम जैसी लड़कियों के लिए कोई बड़ी बात तो नहीं होती। अबराज ने उठकर तकिया उस पर फेंकते कहा था, जो सीधा लाइबा के मुंह पर जा लगा था। बिखरे बाल कुछ और बिखरे थे। उसकी बात पर लाइबा ने खून आशाम निगाहें अबराज पर जमाई थीं। मुझ जैसी लड़की से क्या मुराद है तुम्हारी? मोहब्बत करने का गुनाह क्या था तुमसे? अगर पता होता कि मोहब्बत करने की सज़ा इतनी भयानक होगी तो मरकर भी ये गुनाह ना करती। मोहब्बत में यहाँ तक चली आई, मगर तुमने तो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी। उसका लहजा ठंडा सर्द सा था। रोना बंद हो चुका था। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वो तो टाइम पास था। और हाँ, ये मोहब्बत का नाम मत लो मेरे सामने। आज के दौर में कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, समझी? और अभी तो ये सज़ा शुरू हुई है लाइबा डियर, अभी तो मेरे दोस्त बाकी हैं। अबराज ने तंजिया कहते आखिर में कमीनगी से आग दबाई तो उसका रुआ काँप उठा। ऐसा मत करो मेरे साथ। तुमने जो चाहा था कर लिया, मेरी इज्जत पामाल कर दी। भले ही मुझसे निकाह मत करो, मगर यूँ मुझे ज़िंदा दरगोर करने का सामान भी मत करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ने को तैयार हूँ, मुझे जाने दो। उसने अबराज के सामने हाथ जोड़ते कहा तो वो बिस्तर से उठकर उसके पास आया। क्यों जाने दो? मोहब्बत का भूत उतर गया? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत तुम पर निछावर ही नहीं की, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? चलो जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद नाश्ता बनाओ। तब तक मैं एक ज़रूरी काम निपटा कर आता हूँ। और ख़बरदार, जो चीखने चिल्लाने या मदद के लिए कोशिश की, वरना तुम्हारी सारी तस्वीरें नेट पर डाल दूँगा। अबराज ने अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर बाथरूम में बंद होते कहा तो उसके रोने में तेज़ी आ गई। वो फ्रेश होकर वापस आया तो वो यूं ही रो रही थी। उसके माथे पर बल पड़े। क्यों रो रो कर मनहूसियत फैलाई हुई है? अपना ये बाजा बंद कर दो तो शायद मैं तुम पर कुछ रहम खा सकूं। अबराज ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा तो वो हिचकियाँ भरती आंसू पूछने लगी। क्या मुझे घर जाने दोगे? उसने आँस भरे लहजे में पूछा। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। और किस घर की बात कर रही हो तुम? वो घर जिसकी इज्जत को सरेआम नीलाम कराई? तुम्हें अब भी लगता है कि वो एक भागी हुई लड़की को अपनाएंगे? ये ख्याल तो दिल से निकाल ही दो जानम। मेरे आने तक नाश्ता बन जाना चाहिए। इस सजाई अंदाज में कहता वो आखिर में सर्द लहजे में बोलता उसे वहीं साकर छोड़कर घर को लॉक करता बाहर निकल गया। ये तो उसने सोचा ही नहीं था। अपने घर वालों का ख्याल किए बगैर उसने अपने घर की दहलीज फाड़ लांगी थी। जाने उसके बाद उसके घर वालों की कितनी बदनामी हुई होगी, कितने लोगों की बातें सुननी पड़ी होंगी।
कितनी अजियत सही होगी, और अफराज से आपके घर वालों को क्या जवाब दिया होगा? इन सब सवालों के जवाब बहुत तकलीफ दे थे। वो कैसे सोच सकती थी कि उसके घर वाले इतनी बदनामी के बाद उसे अपनाएंगे, अपने पास जगह देंगे। वो उनके सामने जाती तो शायद वो उसे जान से मार देते कि कोई भी गैरतमंद मर्द अपने ख़ानदान की ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपनी बेबसी, अपनी गलती पर मातम करती रोती ही उठकर अबराज की अलमारी से उसी के कपड़े लेती फ्रेश होने चली गई। इसके अलावा उसके पास चारा भी ना था कि अगर वो उसकी बात ना मानती तो शायद वो उसे नए सिरे से अजियत देता। शायद अब उसकी सारी ज़िंदगी अबराज पाशा जैसे घटिया इंसान के रहम करम पर ही गुजरने वाली थी। जी व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।